ठीक है, हो गया। चलो अब देखो, ठीक है, करें स्टार्ट। टॉपिक है आपका ऑप्टिक्स। हिंदी में से कहते हैं ऑप्टिक्स को प्रकाशिकी, यानी कि ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड ऑल इट्स प्रॉपर्टीज। यानी कि प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं प्रकाश का, इसके गुण धर्मों का एवं इससे जुड़े जितने भी उपकरण हैं उन सभी उपकरणों का। ठीक है, तो इसका छोटा सा हिस्सा है तुम्हारे उसमें भी, तो उसे हम देख लेते हैं। इसमें तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 3 टॉपिक है मेन। एक टॉपिक है जो आसान टॉपिक है, दैट इज रिफ्लेक्शन परावर्तन। दूसरा टॉपिक है रिफ्रैक्शन अपवर्तन। और तीसरा टॉपिक जो बहुत पूछा आता है आपसे, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको ध्यान से देखना आप लोगों ने। तो मैं स्टार्ट करूं तो टॉपिक नंबर 1 है इसमें, दैट इज रिफ्लेक्शन परावर्तन। करें स्टार्ट। देखिए इसमें क्या होता है आपका, अगर कोई भी प्रकाश की किरण किसी सरफेस पे टकराती है और टकराने के बाद सेम एंगल पर वापस लौट जाती है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का किसी पॉलिश सरफेस से टकराकर उसी माध्यम में वापस चले जाना। ठीक, ध्यान देना। माना कि ये कोई पॉलिश सरफेस है। पॉलिश सरफेस क्या हो सकती है, कोई आपका मिरर हो सकता है, कोई आपका क्या है, कोई धातु, मान लीजिए धातु हो सकती है। तो माना कि जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि ये कोई आपका यहाँ पे मिरर है, लाइट आई और टकरा कर वापिस चली गई। ठीक है, बीच में हम लोग रेफरेंस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। इसे बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। जो एंगल नॉर्मल के साथ बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे आई से दिखाते हैं। जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको दिखाते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो इसमें इतनी चीजें हैं, कोई दिक्कत, आसान है तो काफी टॉपिक। देखिए इसके 2 रूल होते हैं आपके रिफ्लेक्शन के। पहला रूल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, पहला रूल। दूसरा जो रूल है इसका वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि पहला है आई आर, या फिर मैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बोल सकता हूं इसे, और नॉर्मल सब कहां लाई करेंगे, सेम प्लेन पर। ये दिख रहा है प्लेन, जो सरफेस है आपकी, सारे यहां पे लाई करते हैं। और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। These 2 आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार देखो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? ये आसान है इसलिए ज़्यादा इसमें वो भी नहीं कर रहा हूं, टॉपिक टफ अगले वाले होंगे आपके। देखिए एक बार, तो ये तो हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला देखें, देखो तुम भी देखते रहो भाई, है ना। रिफ्रैक्शन अपवर्तन, इसको समझना है, पूछेगा आपसे। देखिए पहले समझ लो फिर बताता हूं। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अपने रास्ते से या पाथ से डेविएट हो जाना, द डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ या फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन इट अंडरगोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए मान के चलो ये मैं इंटरफेस बना रहा हूं, कोई मान हम 2 मीडियम ले रहे हैं। कोई लाइट है जो कि एयर से जाती है वाटर के अंदर, माना कि 2 माध्यम, पहला माध्यम है आपका एयर, दूसरा माध्यम है आपका, ठीक है, बीच में इसके आ गया नॉर्मल। इंसिडेंट रे, इसे दिखाएंगे हम लोग, ये जो एंगल होगा ये होगा आई। इंसिडेंट रे यहाँ पे आएगी, थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ पहले, ठीक है, ऐसे करके अंदर की ओर मुड़ के, ठीक है। इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। जो एंगल इंसिडेंट नॉर्मल से बनाएगी इंसिडेंट एंगल, जो रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से बनाएगी एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान देना, अगर मीडियम सेम होते तो लाइट कैसे आनी चाहिए थी, सामने जानी चाहिए थी ऐसे करके। माध्यम के अलग होने पर प्रकाश का अपने रास्ते से क्या हो जाना, डेविएट कर जाना रास्ते को, या तो अंदर की ओर चला जाएगा या बाहर की ओर चला जाएगा,
दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी। हर माध्यम में क्योंकि प्रकाश की जो स्पीड होती है, चाल होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इस कारण से जो ये पाथ लेता है वो भी अलग अलग हो जाता है। क्लियर? और समझो एक चीज, अगर ये जो मीडियम है, सेकंड मीडियम मान लीजिए, अगर सेकंड मीडियम पहले की अपेक्षा अगर डेंस होगा तो लाइट नॉर्मल की ओर झुकेगी, और अगर सेकंड मीडियम पहले की अपेक्षा क्या होगा, रेयर होगा, विरल होगा, तो लाइट जो होगी नॉर्मल से दूर की ओर जाएगी। ठीक है जी। डेंसर मीडियम, लाइट अंदर की ओर नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अगर मीडियम क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, रेयर होगा, विरल माध्यम होगा, तो दूर की ओर जाएगी। आई का मान, जैसे इस केस में देखो, एयर क्या है, रेयर है, और वाटर क्या है, डेंस है, तो आई का मान जो होगा, ध्यान देना, आर के मान से क्या होगा, ज्यादा होगा। जब ये अंदर की ओर झुकेगी तो आर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिनोमेना समझ गए? आगे बढ़ूं, क्यों होता है? क्योंकि हर माध्यम में जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। एयर में कुछ और स्पीड होगी, ग्लास के अंदर कुछ और होगी, वाटर के अंदर कुछ और होगी। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ो। फिर से दो लॉ है आपके, यानी कि रिफ्रैक्शन के भी आपके दो लॉ होते हैं। लॉ नंबर 1 ठीक पहले की तरह जैसा कि रिफ्लेक्शन में आया था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, ये पहला लॉ है इसका। दूसरा लॉ जो होता है, ध्यान देना, पहले मैं लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा उसके बाद। दूसरा लॉ कुछ ऐसा है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है कांस्टेंट। दिस इज सेकेंड लॉ। इस लॉ का अनुसार, अब देखो मैं इसको भाषा में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। देखिए इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन का अनुपात या रेशियो हमेशा एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स वैल्यू होता है। दिस इज कॉल्ड क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें कोई दिक्कत? इस लॉ को स्नेल लॉ भी कहते हैं। कभी कभी आपसे स्नेल लॉ भी पूछ लेता है। अब ये थोड़ा सा इसमें कुछ और भी करेक्शन होना है, पर पहले इतना समझ लीजिए, ठीक है। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। दिस इज कॉल्ड स्नेल लॉ। अगर थोड़ा सा मैं और विस्तार करूंगा लॉ का, तो ये जो कांस्टेंट होता है ये बराबर किसके होता है, ध्यान देना, यह बराबर होता है अगर मैं कहूं कि पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरे का μ2 है। बताऊंगा ये क्या होता है, इसके आगे आएगा। तो ऐसे में ये कांस्टेंट बराबर होगा, इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा, एक्यूरेट लिखोगे तो थोड़ा सा और आगे भी लिखना पड़ेगा आप लोग को। ये बराबर होता है μ2 अपॉन μ1, या इसे लिख सकते हैं हम लोग साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 μ2। लिखो सब, देख लीजिए एक बार। रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ2 अपॉन μ1, या इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 μ2। 1 μ2 का मतलब होता है μ2 अपॉन μ1। इसका मतलब ध्यान देना यहां पे, सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों के रेशियो के बराबर ये होता है। देखिए इसे स्नेल लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है। कभी कभी स्नेल लॉ तुमसे सिंगल ही पूछ लेता है, समझ रहे हो ना, कभी कभी 1 नंबर पे, कभी कभी 3 नंबर पे। देख लो, ये क्लियर। रिफ्लेक्शन आता है भैया, रिफ्लेक्शन पूछ सकता है आपसे, रिफ्लेक्शन कम आता है ये पूछता है आपसे, मिटा दूं। चलो देखो आगे। अब समझिए एक टॉपिक जो आया है इसमें, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ। इसे हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक। देखो इसको दिखाते हैं बेटा म्यू से, और ये म्यू यानी कि अपवर्तनांक जो होता है यह होता है, पहले मैं समझाता हूं फिर बता दूंगा, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं कि लाइट है, लाइट की जो स्पीड होती है वो उसे सी से दिखाया जाता है, और उसका मान होता है सी इज इक्वल टू कितना होता है 3 × 10 की पावर कितना 5 या 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 5 होगा तो किलोमीटर बन जाएगा आपका, ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर या
3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। ये जो स्पीड ऑफ लाइट है कहाँ पे है? ये वैक्यूम में है, जबकि कोई भी माध्यम बीच में ना हो तब तो स्पीड से चलेगा। लेकिन अगर किसी माध्यम से वो जो लाइट है वो पास कर रही है तो उसकी स्पीड में अंतर आ जाता है। ग्लास के अंदर स्पीड कुछ घट जाएगी, वाटर के अंदर कुछ और कम हो जाएगी, समझ रहे हो ना? तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह अनुपात के बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अनुपात या बटे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। अगर मैं वाटर ले लूंगा पानी के लिए कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। समझ में आ रहा है ना? तो ये रेशियो के बराबर होगा आपका। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो ये है। कभी कभी क्वेश्चन ही पूछ लेता है आपसे इसमें, तुमसे कहेगा कि यदि वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे में ज्ञात करो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कितना होगा। कुछ नहीं मान रखना है इसमें, खाली 3 अपॉन इतना अपॉन 1.5। ये अगर मान रखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे मान? म्यूजिकल टू 2 3 10 की पावर 8 अपॉन वी का मान कितना दे रखा है? 1.5 10 की पावर 8। 1.5 3 कटेगा 2 बार, म्यूजिकल टू 2। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूं? चलो एक और चीज समझो, म्यू का एक और मान होता है, समझ आते हैं पहले तुम्हें। देखिए, आपने कभी ध्यान दिया है अगर एक गिलास के अंदर जिसमें कि पानी भरा हुआ है या कोई लिक्विड भरा हुआ है, एक पेंसिल को अगर मैं डुबा दूं उसके अंदर, तो पेंसिल की शेप कुछ ऐसे दिखाई देती है। देखो पेंसिल तुम्हें ऐसे दिखने लग के हल्की सी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। कभी ध्यान दिया है? करके देखना, पानी के अंदर डालना कोई पेन या पेंसिल को, थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा तुम्हें। उसका रीजन क्या होता है? हमें कोई भी चीज तब दिखाई देती है जबकि प्रकाश की जो किरण है उससे टकराकर हमारी आंखों में पहुंचती है। जैसे कि मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हो अभी, तो हो क्या रहा है? लाइट रेज आई, आपसे टकराकर मेरी आंखों में आई, तो मुझे आप लोग दिखाई दे रहे। समझ में आ रहा है? इस केस में क्या है, ध्यान दो। यहाँ पे लेट मैं आई बना रहा हूँ, कोई आंख है, ठीक है जी। यहाँ पे टकरा के यहाँ पे आई, और यहाँ पे जब टकराई तो यहाँ पे आने में क्या हो गया? मीडियम चेंज होने पे इसका रिफ्रैक्शन हो गया। तो रिफ्रैक्शन के कारण ये पेंसिल आपको टेढ़ी दिखाई देती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एयर में कुछ और होती है और वाटर में कुछ और होती है। समझ में आ रहा है ना? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कह सकते हैं, बट जो एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूछता है कई बार आपसे, तो इसका एग्जांपल ये भी आपका। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या है? अलग अलग मीडियम में अलग अलग है, तो इसलिए हमें अलग दिखाई देता है। क्लियर? आगे बढ़िए। अब यहाँ ध्यान दो, मैं यहाँ पे क्यों लाया तुम्हें? यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर माना मैं लेट एज्यूम कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर माध्यम में कुछ ना होता, खाली गिलास होता, तो पेंसिल की लेट जो लंबाई थी वो इतनी होती। ठीक है जी। तो ऐसे में ध्यान देना, म्यू की वैल्यू जो होती है ऑल्सो इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपिरेंट डेप्थ। ये भी एक इसका वो होता है, ध्यान देना। मे भी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, वैसे कम ही पूछता है आपसे। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो इक्वल टू, इसकी रियल डेप्थ कितनी थी जब माध्यम में होता तो कितनी हाइट आती, और मीडियम में रखने के बाद कितनी हाइट थी, क्या है? कम दिखाई दे रही है हमें। तो इन दोनों का अनुपात भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो देख लो भाई कितने रूल आ गए इसमें, दिख रहे हैं? ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी अपॉन वी भी होता है और रियल डेप्थ अपॉन एपिरेंट डेप्थ भी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे बढ़े, चलो देखो एक चीज और थोड़ा समझा दूं। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लगभग 1.1 करके होता है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग 1 के लगभग मान सकते हैं। ठीक है ना? वैसे 1 तो जो वैक्यूम होता है उसका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम होता है 1, लेकिन एयर के केस में भी हमसे 1.1 करके आता है कुछ, तो 1 ही लगभग मान लेते हैं उसे, काफी कम डिफरेंस आता है। तो आगे तुम पढ़ोगे अभी कई जगह तुम्हें दिखेगा। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग, जैसे हम अभी यहाँ पे, तो उसे लगभग हम 1 ले सकते हैं। होता नहीं है, लगभग माना जाता है। आगे बढ़ूं, ये क्लियर? चलो आगे देखो भी, एप्लीकेशंस में आ जाए इसकी, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। एक तो मैं तुम्हें अभी बता चुका हूं एप्लीकेशन, कि किसी भी मीडियम में
अगर किसी वस्तु को डाला जाए, किसी मतलब माध्यम को चेंज किया जाए, जैसे पानी के अंदर मैं एक पेन को डाल रहा हूं तो हमें क्या है, उसकी लंबाई में डिफरेंस होता है, वो दिखाई देता है, या उसकी वास्तविक जो स्थिति है उससे वो क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान देना। आप लोगों ने देखा होगा डेट में ये अर्थ मान लीजिए, इस पर कोई ये व्यक्ति है, दैट इज लक ऑब्जर्वर, ये कोई ऑब्जर्वर है। हमें जो सन होता है, सूर्य होता है, वो उगने से और अस्त होने से 2 मिनट पहले, उगने से 2 मिनट पहले और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। ठीक है, ये क्यों होता है, कई बार पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, कि सन जो है आपसे क्यों अपने सनराइज से 2 मिनट पहले आपको क्या है, दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक है, या सनसेट के बाद 2 मिनट तक, या कुछ लगभग 2 मिनट कुछ सेकंड तक वो दिखाई देता है। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन। क्यों होता है देख लो एक बार। देखिए, हमें कोई भी चीज कब दिखाई देती है, अभी मैंने बताया आपको, जबकि लाइट जो होगी क्या होगी, उससे टकरा कर हमारी आंखों में पहुंचेगी। सन तो अपने आप ही लाइट का सोर्स है। लेट माना कि सन यहाँ पे अभी, ठीक है, चल थोड़ा अच्छा सा बनाता हूँ, ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, सन हमें एक्चुअली में कब दिखाई देना चाहिए, जब आंख के लगभग वो क्या होगा, सामने होगा। लेट ये अर्थ है, ये सन है, और ये अर्थ पर बैठा हुआ कोई ऑब्जर्वर, हम ही लोगों में से मान लो हम देख रहे हैं उसमें। ठीक है, देखो होता क्या है, एयर की एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, हमारे चारों तरफ के एयर की लेयरें बनी हुई है। वायुमंडल है, वायुमंडल की अलग अलग लेयर्स होती हैं। जो लेयर अर्थ के पास में होगी, जैसे ये सामने वाली लेयर है, वो उतनी डेंस होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते रहेंगे एयर क्या होती रहेगी, रेयर होती रहती है। अर्थ के पास डेंस एयर है, ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगी, रेयर हो जाएगी, यानी कि वायुमंडल का मान कम हो जाएगा। इसी कारण से अब तुम देखना, कई बार कहते हैं हिमालय में चढ़ते हैं ना, मान लो तुम्हें करना है, एवरेस्ट का टूर बनाते हैं कभी, तो तुम्हारा मेडिकल चेकअप होता है पहले, क्योंकि ऊपर वायुमंडल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वायुमंडल कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। तो देखिए होता क्या, डेंस है, रेयर है। हम लोग जानते हैं, मान लो मैं नॉर्मल बनाता हूं इसको, ठीक है, कि अगर डेंस से कोई चीज रेयर में आएगी तो क्या होगा, वो बाहर की ओर जाती है। नीचे वाली डेंस है रेयर है। देखिए होता क्या है, ये सनलाइट आई, यहां पर क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पहुंची, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पहुंची, रिफ्रैक्शन से होते हुए क्या होते हैं, ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंच जाती है। मैं फिर से बता रहा हूं, उसमें क्या होता है आपका, सन की रेस जब ऑब्जर्वर की आंखों तक आती है तो वहां तक आते हुए उसका मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो जाता है। हल्की सी ओर झुकेगी, डेंस की ओर आ रही है, देखो रेयर से डेंस की ओर, फिर हल्का सा और झुकेगी, हल्का सा झुकेगी, इसकी आंखों तक ये पहुंच जाती है। तो लगभग मैं थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाता हूँ हल्का सा, तो लगभग करके यूं करके डेंस करके यहाँ पे पहुंच जाती है। और कोई चीज़ हमें जब दिखाई देती है, जब किसी देश से आगे बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाएंगे तो सन क्या होगा, इसे लगभग यहाँ पे दिखाई देता है। तो जो सन इसे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, वो रिफ्रैक्शन के कारण या मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण से दिखाई देने लगता है। कुछ नहीं करना, इसको आगे बढ़ाना है, जहाँ पर भी ये मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इसका दिख जाएगा। देख लो, सनसेट में भी सेम यही चीज़ होगी। सन तो डूब चुका है, लेकिन अभी भी उसकी आंख जो किरणें हैं जो उससे निकलने वाली है, क्या हमारी आंखों तक पहुंच पा रही है, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्रैक्शन। दैट्स व्हाई क्या आएगा, सन इज विजिबल आफ्टर द क्या आएगा, 2 मिनट्स ऑफ सनसेट। देखो इसे एक बार, ये क्लियर है। तो दीज ऑल द थिंग्स हैपनिंग विद द क्या आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। चलो एक ब्रेक लिया जाए।